शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ शीत युद्ध 1945 से 1991 तक हुआ। प्रश्न इक्वल्स शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? उत्तर इक्वल्स अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक, सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका इक्वल्स ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है। सोवियत संघ इक्वल्स मानता था कि समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवाद इक्वल्स सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था साम्यवाद इक्वल्स सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। प्रश्न इक्वल्स शीत युद्ध का कारण। उत्तर इक्वल्स दोनों महाशक्तियों दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, उसके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। प्रश्न इक्वल्स प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर इक्वल्स प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। प्रश्न इक्वल्स अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था? उत्तर इक्वल्स अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा। अमेरिका के गिराए गए परमाणु बमों के नाम: 1 लिटिल बॉय, 2 फैट मैन। बमों की क्षमता इक्वल्स 15 से 21 किलो टन थी। अमेरिका की आलोचना इक्वल्स जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो बम गिराने की कोई जरूरत नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा इक्वल्स हम चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और आगे का नुकसान ना हो। हमले के पीछे उद्देश्य इक्वल्स अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही महाशक्तिशाली है। प्रश्न इक्वल्स क्यूबा मिसाइल संकट। उत्तर इक्वल्स क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका की तट से लगा है और फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता थे। यह अमेरिका के पास था लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार तथा पैसे देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे और 1962 में ऐसा कर दिया गया। अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद पता लगी। जॉन एफ केनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि कहीं दोनों के बीच युद्ध शुरू ना हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। प्रश्न इक्वल्स छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था? उत्तर इक्वल्स 1 सुरक्षा का फायदा, 2 हथियार मिलना, 3 आर्थिक मदद। प्रश्न इक्वल्स महाशक्तियां क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? उत्तर इक्वल्स 1 जरूरत की चीज इक्वल्स जैसे खनिज, तेल, पेट्रोलियम, 2 सैनिक ठिकाने इक्वल्स जासूसी कर सके, 3 आर्थिक मदद इक्वल्स छोटे छोटे देशों की सेना को पैसे देना। प्रश्न इक्वल्स शीत युद्ध के दायरे। उत्तर इक्वल्स विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए संभावना रही मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जब हानि हुए। प्रश्न इक्वल्स 2 ध्रुवीयता का आरंभ। उत्तर इक्वल्स दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व 2 ध्रुवे में बंट गया, यही 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप इक्वल्स सोवियत संघ, दूसरी दुनिया। पश्चिमी यूरोप इक्वल्स अमेरिका, पहली दुनिया। प्रश्न इक्वल्स अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखें। उत्तर इक्वल्स उत्तरी अटलांटिक साझी संगठन स्थापना इक्वल्स अप्रैल 1949 सदस्य इक्वल्स 12 है। उदय इक्वल्स सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्रश्न इक्वल्स सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि। उत्तर इक्वल्स यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना था। प्रश्न इक्वल्स गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उत्तर इक्वल्स दुनिया शीत युद्ध के दायरे में 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। ऐसे में 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुटनिरपेक्षता NAM सामने आया। गुटनिरपेक्षता इक्वल्स का अर्थ होता है दोनों ही गुटों में शामिल न होना। प्रश्न इक्वल्स गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताओ। उत्तर इक्वल्स यूगोस्लाविया इक्वल्स जोसेफ हिबाज टीटो, भारत इक्वल्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस इक्वल्स गमाल अब्दुल
नासिर घाना इक्वल्स वामे इनकुमा इंडोनेशिया इक्वल्स शुकानन प्रसन्न इक्वल्स प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहां हुआ? उत्तर 1. 1961 बेलग्रेड 25 देश थे 2. 2006 क्यूबा हवाना 116 सदस्य देश तथा 15 पर्यवेक्षक प्रथम इक्वल्स गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तथास्तया समझाओ। उत्तर इक्वल्स पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया। 1789-1914 तक पृथकवाद को अपना के रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुटनिरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता था। तथास्तया इक्वल्स गुटनिरपेक्षता का अर्थ तथास्तया का दर निभाना नहीं है। तथास्तया को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दें और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुटनिरपेक्ष देशों ने तथास्तया को बिल्कुल भी नहीं अपनाया क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। प्रसन्न इक्वल्स गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? उत्तर इक्वल्स 1. अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना ना कि किसी महाशक्ति को। 2. गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वे दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था ना दबाव बना सकता था। प्रसन्न इक्वल्स भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई, समझाओ। उत्तर इक्वल्स 1. आलोचकों ने कहा गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। 2. भारत के व्यवहार में स्थिरग नहीं है। भारत में 1971 की युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी, कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गया है, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। प्रश्न इक्वल्स नवंबर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर इक्वल्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब देश थे, इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नवंबर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन अनक्टाड में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, 1. अल्पविकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा, यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। 2. अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। 3. पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। 4. अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। प्रसन्न इक्वल्स गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदला है, कैसे? उत्तर इक्वल्स जब यह आंदोलन आया था तब इनका काम अपने आप को महाशक्तियों के खेमे से बचाना था, लेकिन बाद में इनकी प्रकृति बदली, अब आर्थिक विकास का मुद्दा ज्यादा प्रबल हो गया था। प्रसन्न इक्वल्स सीटो सेंटो के बारे में बताओ। उत्तर इक्वल्स अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सीटो सेंटो कहा गया है। सीटो इक्वल्स दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सेंटो इक्वल्स केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किया।